हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज हम लोग वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करने जा रहे हैं। वीकली करंट अफेयर छूटा था कुछ, उसको सबको हम लोग कवर करेंगे। देखो, मैंने जैसा कि आपसे हमेशा कहा है कि आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, एक भी सेगमेंट छूटेगा नहीं। थोड़ा सा देर सवेर हो सकता है, कारण ये है कि बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे सेगमेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी चैनल की तरह कि केवल डेली करंट अफेयर देता हूँ, क्या केवल वीकली देता हूँ, है ना। बहुत सारे सेगमेंट कवर करने होते हैं इसके ऊपर से, फिर वीडियो कोर्सेज वगैरह, तो इसलिए थोड़ा सा हमारे मामले में टाइम लग सकता है। लेकिन ये ज़रूर मैं सुनिश्चित कर सकता हूँ आपको कि आपको मिलेगी वीडियो। वो भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका एग्ज़ाम पार हो जाए उसके बाद में दे रहा हूँ, है ना। 2-4 दिन का ही डिले आपको देखने को मिला करेगा जब भी कोई होगा। तो चलिए, वीकली करंट अफेयर जो छूटा था उसको कवर करेंगे, तो 19 से 25 जनवरी इस वीडियो में। फिर उसके बाद जस्ट अगली वीडियो में आपका 26 से 1 फरवरी तक वाला कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसकी सबकी पीडीएफ आप जानते हो हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर मिल जाएगा। किसी भी सहायता के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी आपको पीडीएफ भेजी जाती है। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, एमजेटी एजुकेशन के नाम से है। पीडीएफ यहाँ पर भी आपको मिलती है। तो हम लोगों ने पिछले सेगमेंट्स में 60 क्वेश्चन कवर किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 61 से आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में कितने देशों के नागरिकों के लिए अप्रवासी वीजा प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? तो अमेरिका ने अभी 75 देशों का वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दिया है, वो भी अनलिमिटेड या इनडिफिनिट टाइम के लिए। मतलब कोई फिक्स नहीं है कब तक। हो सकता है 2 महीने तक, हो सकता है 6 महीने तक, हो सकता है हमेशा के लिए, है ना। तो ये इनडिफिनिट टाइम तक, अनिश्चित काल तक ये रोक लगा दी गई है। इन 75 देशों के नागरिकों को वीज़ा नहीं मिलेगा अमेरिका का। इन 75 देशों में कौन कौन है भाई? ये 75 देशों में भारत नहीं है, ये बात ध्यान रखना। भारत के पड़ोस के पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश में हैं, लेकिन भारत नहीं है। भारतीयों के लिए अभी छूट है, ये बात ध्यान रखना। ये वहाँ पर कुछ थ्रेट वगैरह था, ट्रंप को धमकियाँ शायद मिली थी, या हो सकता है कि वो मुस्लिम कंट्रीज से डर रहे हों। इन सब वजहों से कोई क्लियर मैसेज, कोई क्लियर कारण नहीं बताया गया, लेकिन वहाँ पर फिलहाल उनके विदेश विभाग ने इन 75 देशों के नागरिकों के लिए अप्रवासी वीजा प्रक्रिया में रोक लगा दी है। मार्च 2026 में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत विद्युत शिखर सम्मेलन ये होगा नई दिल्ली में। लेकिन नई दिल्ली में कहाँ पर? तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में, जो अभी बन रहा है, और ये एशिया का सबसे बड़ा, ध्यान रखना, एशियाज लार्जेस्ट लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर है, कन्वेंशन सेंटर है, ठीक है ना। यशोभूमि, भारत मंडपम भी है नई दिल्ली में, यशोभूमि भी नोएडा दिल्ली लेकर के है पूरा, लेकिन यशोभूमि सबसे बड़ा है एशिया का। तो 19 से 22 मार्च तक ये आयोजित किया जाएगा भारत विद्युत शिखर सम्मेलन। तो भारत इस बार मेजबानी कर रहा है। तो इसमें मुख्यतः स्वच्छ ऊर्जा पर बातचीत चलेगी, कैसे ग्रिड का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाया जाए, बैटरी का स्टोरेज किया जाए, और कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय के 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कलकत्ता हाई कोर्ट के। तो देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं न्यायमूर्ति सुजय पॉल। सुजय पॉल जी ये कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। इससे पहले ये मध्य प्रदेश और तेलंगाना के हाई कोर्ट में जज के रूप में काम कर चुके हैं। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस के रूप में प्रमोट होकर आए हुए हैं। इनसे पहले टी एस शिवागननम थे, और इनकी जगह पर अब आ गए हैं न्यायमूर्ति सुजय पॉल। ओके। भारत में पहली बार आयोजित हो रही अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। तो पुणे में हो रहा है ग्रैंड टूर, ये साइकिलिंग रेस होगी, और गुडविल एम्बेसडर बनकर इसको प्रमोट करेंगे महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। पुणे आप जानते हो महाराष्ट्र का एक जिला है, तो वहीं पर होगा पुणे ग्रैंड टूर। अगला, हाल ही में स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल जो है ये लद्दाख में मनाया जाता है, लद्दाख में। और इसका ये जो मुखौटा नृत्य है ना, जो मुखौटा पहनकर ये लोग नृत्य करते हैं, ये बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इसका मुखौटा नृत्य। तो इसे कई कई बार चाम नृत्य कहते हैं। मुखौटा पहनकर जो नाचते हैं ना, इसे मुखौटा नृत्य या चाम नृत्य कहते हैं। और यही क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि चाम नृत्य या मुखौटा नृत्य किस में होता है? तो आप बताना, स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल के दौरान होता है, ठीक है। तो स्पीतुक गस्टर इसलिए पड़ा क्योंकि ये स्पीतुक नाम के मठ में आयोजित होता है, जो बौद्ध जो लोग हैं, तिब्बतीय लोग हैं, उनका है, ठीक है। तो ये आमतौर पर तिब्बती कैलेंडर के 11वें महीने के 28वें और 29वें दिन को आयोजित होता है।
वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी है? तो सबसे पुरानी रनिंग रिवर ये बताई गई है फिंके रिवर को। फिंके नदी जो है ये सबसे पुरानी बहने वाली नदी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में ये बताया गया है 400 से 350 मिलियन वर्ष पुरानी है। तो शुष्क मध्य भाग में ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया के, और वहाँ की जो पर्वतमालाएं हैं उनसे भी पुरानी ये बताई जा रही है। तो इसको वहाँ के लैंग्वेज में लरापिंटा भी कहा जाता है, और फिंके नदी भी इसका नाम है, ऑस्ट्रेलिया में है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो ने अपना नोबेल पीस प्राइज किसे सौंप दिया? तो आपको याद होगा मारिया कोरिना मचाडो को इस बार नोबेल पीस प्राइज मिला था 2025 वाला, और ये नोबेल पीस प्राइज इन्होंने सौंप दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने सौंप दिया। हालांकि नोबेल कमेटी ने इस बात से मतलब खारिज किया कि चलो ठीक है, तुम्हारा मन है तुम अपना सौंप दो, चाहे जो करो, बेच दो, सौंप दो, कुछ भी करो, चोरी हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ जो लिस्ट है ना, हमने एक बार जिसको दे दिया वही रहेगा, हम यहाँ पर परिवर्तन नहीं करेंगे। मतलब एक बार अनाउंस हो गया जिसके नाम, तो वही माना जाएगा हमेशा के लिए। तो मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल पीस प्राइज ट्रंप जो बहुत ज़्यादा लालायित थे इसको पाने के लिए उनको दे दिया है। वेनेजुएला में आपने देखा कि निकोलस मादुरो को उठवा लिए थे राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के, और निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति, तो उनको किडनैप करके ले जाकर अपने जेलों में बंद कर दिए हैं। ठीक है, अगला, भारत ने अपनी पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना कहाँ शुरू की है? तो पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना ये अंडमान सागर में शुरू की गई है। इसको मैं आपको DCA में, डेली करंट अफेयर में अक्सर रिवीजन करवाता हूँ। तो ये विजयपुरम में जो अंडमान सागर के नॉर्थ में है वहाँ पर होगी भारत की पहली ओपन समुद्री मछली पालन प्रोजेक्ट होगी। तो केंद्रीय जो मंत्री हैं पृथ्वी विज्ञान के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। किस राज्य सरकार ने 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए आमे पढ़िबा आमे भसारे योजना शुरू की? आमे पढ़िबा आमा भसारे, तो ये योजना शुरू की गई है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। आमे पढ़िबा आमे भसारे योजना ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो उनकी मदर लैंग्वेज है उसमें शिक्षा देने के लिए है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये भी कहती है कि एक मदर लैंग्वेज जो हो या एक रीजनल लोकल लैंग्वेज हो उसमें भी शिक्षा दी जाए बच्चों को। तो 6 आदिवासी बाहुल जिलों में ये लागू किया जाएगा, 6 जनजातीय भाषाओं को शामिल किया जाएगा इसमें। तो 5 वर्ष की ये योजना है। वहाँ की जो उप मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा की प्रवती परिदा, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है, उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई। अगला, भारत ने 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने भारत के? तो भारत के 92nd शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं कौन? आर्यन वार्ष्णेय। आर्यन वार्ष्णेय 92 नंबर के ये शतरंज के ग्रैंड मास्टर होंगे। शतरंज के ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 2500 ELO पॉइंट स्कोर करना होता है, और वो इन्होंने सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया है। तो इसके बाद ये बन गए हैं। अर्जेंटीना में अभी एक आयोजित हुआ था इवेंट, उसी में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। कहाँ से आते हैं? तो ये दिल्ली से आते हैं, 21 वर्ष इनकी उम्र है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद पहले ग्रैंड मास्टर थे। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है भारत के? तो डी गुकेश जो हैं ये भारत के सबसे युवा हैं। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। कौन? अभिमन्यु मिश्रा, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। अगला, ईरान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? आपने देखा था अभी ईरान में काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल मची थी, तो वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया। ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया, जिससे ईरान में फंसे भारतीयों को निकाला जा सके। 10,000 से ज़्यादा ईरान में भारतीय रहते हैं, तो इनको निकाला गया वहाँ से, ठीक है ना, सक्सेसफुली। और अभी तो मतलब लग रहा था ऐसा एक टाइम पर कि ट्रंप अटैक कर देंगे ईरान पर, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है फिलहाल, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टेंशन अभी भी बरकरार है। 20 जनवरी 2026 को रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स जारी हुआ। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? तो देखिए इस बार ये इंडेक्स भारत ने ही जारी किया, और भारत ने बहुत ही ईमानदारी से अपने आप को 16वें स्थान पर रखा, है ना। यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो इंडेक्स जारी करती हैं, तो उसमें यूरोपीय देशों को सबसे ऊपर रखती हैं, भारत को 100-150 के पार रखती हैं। लेकिन भारत ने यहाँ रिस्पॉन्सिबल नेशंस वाले इंडेक्स में 16वें स्थान पर अपने को रखा, और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से ये रैंकिंग लॉन्च की गई है। ऐसा नहीं कि मन में आया 16वें नंबर पर रख दिया अपने आप को। इसमें बाकायदे पूरा मूल्यांकन जो किया गया है, उसमें जो फैक्ट्स, जिन डाटा के आधार पर, जो पैराग्राफ, जो पैमाने के आधार पर किया गया है जारी, उसको दिखाया भी गया है। तो सिंगापुर टॉप पर, दूसरे पर स्विट्जरलैंड, तीसरे पर डेनमार्क है, भारत 16वें पर है,
66वां रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स में अमेरिका है। हम तो कहते हैं इसको बिल्कुल 100-200 के पार करो। जिस हिसाब से ट्रंप ने अनरिस्पॉन्सिबिलिटी या कहें इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है पिछले 6 महीनों में, कि किसी पर भी टैरिफ लगा दे रहे हैं, किसी पर हटा दे रहे हैं, तो ये जिससे मार्केट में भी उठापटक मची हुई है, सरकारें गिर जा रही हैं, तो ये बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ें हैं, तो इनको तो और पीछे करना था। खैर, चाइना 68वें स्थान पर है ना। चाइना भी बहुत ज़्यादा लोगों को डेप ट्रैप में फंसाया हुआ है, बहुत सारे देशों को। राज्य गठन के 25 साल के बाद किस राज्य ने पेसा अधिनियम के तहत नियम लागू किए हैं? तो पेसा अधिनियम को अब झारखंड ने अपने यहाँ लागू कर दिया है। राज्य इसका गठित हुए हो गए हैं 25 साल। आप जानते हो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती पर सन 2000 को बिहार से अलग हुआ था झारखंड, हुआ था ना। तो अब यहाँ पर पेसा नियम लागू हो गया। पेसा क्या है? पेसा जो है ना, भारतीय संविधान में एक एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। 1996 में ये लाया गया था। इसके तहत जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ पर ग्राम सभाओं को अपने आप को विस्तार करने का मिलता है राइट, है ना। तो यहाँ पर जो अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसे जो लोग, जो कम्युनिटीज़ रहते हैं, वो अपने यहाँ अपना नियम वगैरह लगा सकते हैं। पेसा एक्ट के तहत उनको छूट मिलती है कि उसमें कोई उतना इंटरफेयर नहीं करेगा। ये अपना छोटी मोटी सज़ा देंगे, छोटे मोटे विवाद को खुद ही निपटाएंगे, इनका अपना मतलब तरीका होता है ना। तो ग्राम सभा छोटे मोटे स्थानीय विवादों को सुलझा सकेगी, 10 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाएगी, ये होगा। तो 13 जिलों में पूरी तरह और 3 जिलों में छोटे तरीके से आंशिक रूप से झारखंड में लागू हुआ है। ये संविधान की पांचवी अनुसूची में उल्लिखित भी है। अगला, 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे पद्म पाणि पुरस्कार मिला? तो पद्म पाणि पुरस्कार इस बार मिलेगा इलैया राजा को। इलैया राजा को, ये जो कि महान संगीतकार हैं, और इनको मिलेगा पद्म पाणि पुरस्कार। 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये आयोजित किया गया, और ये हर साल आयोजित होता है। इस बार 11वां संस्करण था। 28 जनवरी से 1 फरवरी तक चला, छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस अवार्ड होता है वो होता है पद्म पाणि पुरस्कार। तो पद्म पाणि पुरस्कार इस बार मिला इलैया राजा को, ठीक है ना। अगला, ये वैसे पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं, इसको भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 किसने जीता? तो विजय हजारे ट्रॉफी इस बार विदर्भ ने जीत लिया है। विदर्भ की टीम ने इस बार सौराष्ट्र को हरा करके जीत लिया है विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है। तो सौराष्ट्र की टीम को 279 पे ऑल आउट करा दिया इन्होंने। खैर, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड अथर्व तयादे को मिला, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अमन मोखाड़े ने जीता हुआ है। अगला, नासा 50 वर्षों से अधिक के समय के बाद मनुष्यों को चंद्रमा की कक्षा में भेजने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन शुरू कर रहा है। ये मिशन कौन सा है? ये मिशन है आर्टेमिस 2। आर्टेमिस मिशन के तहत एक बार फिर से नासा भेजेगा चंद्रमा पर लोगों को, ठीक है ना, चंद्रमा पर आदमियों को, मनुष्यों को भेजेगा। तो आर्टेमिस 2 मिशन भेजा जा रहा है, जिसमें 3 अमेरिकी और 1 कनाडाई व्यक्ति जाएंगे, 4 अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि 6 से 11 फरवरी के बीच में लॉन्च विंडो है, तभी इसे लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में हुई समझौते के बाद कतर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता कौन बना? कतर सबसे ज़्यादा एलएनजी आपूर्ति करता है, दूसरे पर यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये भारत को एलएनजी देगा। एलएनजी मतलब कि लिक्विड एंड नेचुरल गैस, ठीक है ना, एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस। तो ये मिलेगा, भारत की आपूर्ति करेगा, भारत को यूएई देगा, भारत खरीदेगा कतर से सबसे ज़्यादा, और यूएई से फिर दूसरे नंबर पर आता है। तो अभी यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत यात्रा पर आए थे, तो इन्होंने प्रत्येक वर्ष 0.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति करने का एक करार किया हुआ है। ओके, तो एलएनजी एक सूक्ष्म जीवाश्म ईंधन होता है, लिक्विड नेचुरल गैस है। 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार हम लोग बढ़ाकर $200 बिलियन करने का भी समझौता किए हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने हाल ही में एक प्रसिद्ध सर्जन की आत्मकथा गट्स, इसका हिंदी संस्करण का विमोचन किया है। ये किसकी आत्मकथा है? तो गट्स नाम की जो आत्मकथा है ना, ये है पलानी वेलू की, डॉक्टर सी पलानी वेलू, जो डी ऑप्शन में दिख रहे हैं, इनकी आत्मकथा है। पलानी वेलू गट्स भी नाम से जानी जाती है। तो ये विमोचित किया गया है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में इसका विमोचन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया? तो बीजेपी, जो कि अपने जो सदस्य हैं उनके मामले में दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में अपने आप को क्लेम करती है, उसने अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। किसे? नितिन नवीन को।
याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो दो पार्टियां, बड़ी पार्टियां हैं भारत में, एक बीजेपी, एक आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? नितिन नवीन। क्लियर? जेपी नड्डा जी की जगह पर इन्होंने स्थान लिया हुआ है। ये सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इनकी उम्र मात्र 45 वर्ष है अभी। ओके, तो पटना के 5 बार के विधायक भी हैं बांकीपुर से। भारतीय मूल के किस दिग्गज अंतरिक्ष यात्री ने नासा से 27 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ली है? तो भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स, जो 27 वर्षों तक सेवा दी है नासा में, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, यूएसए की। तो उसने उससे 27 सालों की सेवा के देने के बाद ये रिटायरमेंट ली हैं। ये इन्हीं के नाम सबसे लंबी और सबसे पहली मैराथन करने का स्पेस में ये भी रिकॉर्ड बनाई थी, पहली महिला है। इसके अलावा ये 3 बार अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, 3 बार, ठीक है। और 608 दिन टोटल इन्होंने बिताए हैं अंतरिक्ष में, जो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो खैर ये आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाती रही हैं, 3 बार जा चुकी हैं। आईएसएस एक्सपीडिशन 33 की कमान भी संभाल चुकी हैं। अगला, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये मुंबई में खोला जाएगा, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र। तो एक्सीजन आईवीएफ ने इसे लॉन्च किया है, ये भारत का पहला ऐसा होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नाम की पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है सुरेंद्र कुमार पचौरी ने। किसने? सुरेंद्र कुमार पचौरी। तो सुरेंद्र कुमार पचौरी की पुस्तक है, उपराष्ट्रपति जी के द्वारा लॉन्च किया गया। उपराष्ट्रपति का नाम सीपी राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को किस रूप में घोषित किया है? देखिए वर्ष 2025 के बारे में पूछा जा रहा है। तो वर्ष 2025 को ना अंतर्राष्ट्रीय का सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। और अगर वर्ष 2026 पूछा जाए तो चारागाह एवं पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजरा का वर्ष 2023 को घोषित किया गया था। तो ये तीनों ही याद रखना, सहकारिता यानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन ईयर ये 2025 को घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ करेक्ट तीसरा वाला होगा। और मैंने आपको बताया 2026 वाला भी याद रखना, ठीक है, पशुपालन के लिए। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभयारण्य के आसपास इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो पर्यावरण मंत्रालय ने राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को, इसके आसपास के एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया हुआ है। यानी इसके आसपास के एरिया में कोई भी इन्वायरमेंट के खिलाफ एक्टिविटी ना हो, ना ही वहाँ खदान होगी, ना ही पेड़ों की कटाई होगी, ना ही कोई नए वहाँ पर कोई फैक्ट्री वगैरह कोई लगाए जाएंगे। तो इसमें कुल 243 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है। तो यहाँ ये कह दिया गया है कि भाई ये चारों ओर इको सेंसिटिव जोन घोषित होगा। इस जोन में 94 गांव आते हैं। तो जो गतिविधियां उन पर पाबंदियां सख्त रूप से लगा दी गई हैं, ठीक है। चलिए, तो 0 से 1 किलोमीटर की रेंज में होगा। 83 देशों के राजदूतों के साथ मत्स्य पालन क्षेत्र पर उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है, भारत में हुआ है। इसमें 83 देशों के राजदूत शामिल थे। 83 कंट्रीज के जो एम्बेसडर्स हैं वो शामिल हुए थे और मत्स्य पालन विभाग भारत का आयोजित किया था। तो ऑब्वियस सी बात है, मत्स्य पालन आयोजित किया था तो मछली पालन को लेकर के ही यहाँ पर नियम कानून बनने या उस पर डिस्कशन करने, उसको कैसे बढ़ावा देना है, इस पर सब पर बातचीत हुई है। ओके, अगला, अपने जो दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन पशुपालन के मंत्री कौन है? वो राजीव रंजन सिंह जी हैं, लल्लन सिंह, ये इसकी अध्यक्षता की है। गाजा युद्ध विराम की निगरानी के लिए इजराइल ने किस अमेरिकी पहल में शामिल होने पर सहमति दी है? तो देखिए, गाजा युद्ध विराम को लेकर के ट्रंप ने एक बोर्ड ऑफ पीस का गठन करने की घोषणा की थी। अब इसको इन्होंने क्लेम किया था कि ये नया यूएन होगा, यूएन का नया रूप लेगा और दुनिया भर में शांति फैलाएगा। तो शुरुआत में इजराइल ने कहा कि नहीं, हम इससे असहमत हैं, हमसे पूछ करके नहीं बनाया गया। लेकिन जैसे तैसे करके इजराइल को भी मना लिया गया और अब इजराइल जो है इसमें भी शामिल हो गया है बोर्ड ऑफ पीस में। भारत फिलहाल अभी इसमें शामिल नहीं हुआ है, ठीक है। हालांकि इनविटेशन भारत को भी आया है। तो बहुत सारे देशों को इनविटेशन दिया गया कि आओ आप शांत, पहले इसमें शामिल हो, पहले गाजा वाला युद्ध शांत कराएंगे, फिर आने वाले दिनों में जो भी कहीं पर युद्ध होगा उसको शांत कराया जाएगा, है ना। मतलब यूएन वाला काम यही करेंगे। विश्व का पहला व्यापक एआई बेसिक एक्ट किस देश ने पारित किया? तो विश्व का पहला व्यापक रूप से एआई बेसिक एक्ट, इसको अभी साउथ कोरिया ने, दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। एआई बेसिक एक्ट मतलब कि कैसे एआई को यूज करना है, उसके लिए एक नियम कानून बनाना, क्योंकि उसका जिससे घातक यूज ना हो सके, जो मानवता के खिलाफ हो या कहीं उटपटांग हरकतें करे। तो इसलिए यहाँ पर ये एक्ट लाया गया है। हालांकि ईयू भी
यूरोपियन यूनियन जो है इसके लिए एक कानून बना रही है इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन वो कानून 2027 तक लागू होगा। तो इससे पहले यहाँ पर दक्षिण कोरिया ने बना दिया है। $30 मिलियन तक का जुर्माना भी लगाया है। सॉरी, 30 मिलियन वॉन है, डॉलर नहीं। वॉन जो है कोरियंस पीपुल वॉन, वहाँ की करेंसी होती है। तो इसका उल्लंघन जो करेगा उस पर जुर्माना लगेगा इतना। कोलकाता के प्रतिष्ठित विद्यासागर सेतु पर निर्बाध मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई? ये बन गई भारती एयरटेल। विद्यासागर सेतु जो है, जो विद्यासागर ब्रिज है कोलकाता में, यहाँ पर अब बिना डिस्टर्ब हुए निर्बाध रूप से कनेक्टिविटी मिलेगी मोबाइल की, और आज तक के इतिहास में यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था, तो इसलिए पहली कंपनी बनी भारती एयरटेल। ओके। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजभवन, जो कि राज्यपाल का आधिकारिक आवास होता है, इसका नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया? तो देखिए, राजभवन का नाम अब उत्तर प्रदेश में जन भवन होगा। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। एक्चुअल में क्या हुआ था, कुछ दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जितने भी राजभवन हैं, राज्यों के राज्यपाल के जो सदन होते हैं, राज्यपाल का जो आवास होता है, उन्हें राजभवन कहा जाता है ना, राज्यपाल का भवन, तो उनका नाम बदल करके लोक भवन किया जाएगा, ये कहा गया था सरकार के द्वारा, है ना, केंद्र के द्वारा। तो सभी राज्य जो हैं धीरे धीरे मानने लगे, चलो भाई ठीक है, राज्यपाल जो है भाई केंद्र के अंतर्गत आते हैं, केंद्र ही नियुक्ति करता है, तो नाम बदला जाने लगा। लेकिन यूपी के केस में दिक्कत ये हुई कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पहले ही लोक भवन का नाम डिसाइड हो चुका था। लोक भवन नाम ये मुख्यमंत्री के आवास को ये पहले ही दिया जा चुका था। अब ऐसे में राजभवन का नाम क्या किया जाता? यहाँ पर लोक भवन तो पहले से ही डिसाइड है, तो इसलिए राजभवन का नाम जन भवन कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात याद रखना, यूपी के केस में अलग है, बाकी सब जगह लोक भवन होगा, ये बात याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है। आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने लुधियाना में अपना पहला डॉग अभ्यारण्य लॉन्च किया? तो आवारा कुत्तों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, और लुधियाना में, जो कि पंजाब के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर डॉग अभ्यारण्य लॉन्च किया गया है। पंजाब सरकार की पहल है ये। डॉग के लिए सुरक्षित ये क्षेत्र होगा, जैसे बाकी चीज़ों का अभ्यारण्य होता है ना, शेर का अभ्यारण्य होता है, बाघ अभ्यारण्य होता है, ऐसे ही इसका भी अभ्यारण्य होगा एक। तो लगभग 500 कुत्तों के आश्रय का ये जगह होगा, इलाज, टीकाकरण, देखभाल, ये सब होगी यहाँ। तो ये तो था साथियों इस वीक का करंट अफेयर। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक को कवर करेंगे, और इसकी क्विज पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, तो वो भी आप ले लेना। पहले आप वीडियो देख लियो अच्छे से, तो इसको लाइक शेयर कर दो, और उसके बाद फिर आप जानते हो इसी चैनल पर, नए चैनल पर ही नई वीडियो आएंगी करंट अफेयर की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।